वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 4 करेंगे। पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एमर्जेंस ऑफ अ न्यू कंसेंसस। यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले तो हम कांग्रेस का डिक्लाइन एंड एट द सेम टाइम बीजेपी का राइज देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद कुछ ऐसे मुद्दे डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर इतने कंपटीशन होने के बावजूद भी पार्टीज के अंदर एक सहमति थी। सभी पार्टीज उसको ओके करती थी कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, सारी मिल करके। मतलब उसके ऊपर कोई कन्फ्लिक्ट से ज्यादा हुए नहीं, ठीक है, कोई मतभेद नहीं हुआ था। एमर्जेंस ऑफ द न्यू कंसेंसस, यहाँ पर 1989 का जो पीरियड है ये कांग्रेस का डिक्लाइन देखा जाता है और बीजेपी का राइज देखा जाता है, ठीक है। यानी कि इस वक्त 1989 से कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे करके खत्म, डिक्लाइन होने लग गई है और बीजेपी धीरे धीरे बढ़ने लग गई है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर ये चार्ट डिस्कस करने वाले हैं। देखो 1984 का जो एरा था इसके अंदर क्या था कि 415 सीट्स मिली थी कांग्रेस को। और इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था, इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था, इसके बाद पूरे देश में उनको लेकर के सिंपैथी थी और कहीं ना कहीं 415 सीट्स जो है कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ पर मिली। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो सिर्फ 2 सीट उस वक्त मिली थी बीजेपी को। और उस वक्त बीजेपी की आइडियोलॉजी भी गांधीयन सोशलिज्म की थी। आफ्टर ये 1986 के बाद से इन्होंने अपनी हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी जो है वो अपनाई है। 1989 की बात करी जाए तो कांग्रेस अभी भी बीजेपी से काफी ऊपर थी, 197 सीट्स, और बीजेपी वॉज इन 85 सीट्स। लेकिन कांग्रेस की अगर रिलेटिव वो कंपेयर की जाए तो कहाँ 415 सीट्स कांग्रेस को मिली थी और कहाँ अब 197 सीट्स ही मिलकर के रह गई थी। तो यानी कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम है वो हिल गया था सारा, क्योंकि बहुत कम सीटें इस बार कांग्रेस को मिली थी। देन 1991 की बात की जाए तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो गया, 244 सीट्स और 221 सीट्स यहाँ पर। 1996 की बात की जाए तो बीजेपी की सीट्स ज्यादा थी, 160 सीट्स, और कांग्रेस की 140 सीट्स। मगर इसमें ट्विस्ट कहानी में ये आया कि 1996 में बीजेपी पावर में नहीं आ सकी क्योंकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं थी लोकसभा में, बहुमत नहीं था बीजेपी को, है ना। तो इस वजह से कांग्रेस ने बाकियों के साथ मिलकर के एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया था और इस तरह से वो कांग्रेस और बाकी सारी पार्टीज जो हैं, एच.डी. देवेगौड़ा फिर पावर में आए थे 1996 में, एंड आफ्टर दैट यही सब चल रहा था। हमने ऊपर जैसा कि डिस्कस भी किया है, आप इसको यहां से रिलेट कीजिएगा, आप इसको यहां से रिलेट कीजिएगा। यूनाइटेड फ्रंट विद कांग्रेस सपोर्ट, यूनाइटेड फ्रंट विद कांग्रेस सपोर्ट, एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल, ठीक है। फिर फाइनली बीजेपी को मिली 182 सीट्स यहाँ पर और कांग्रेस को मिली पहले 141 और फिर 114 सीट्स, ठीक है। 1998 और 1999 की बात चल रही है। अब फाइनली बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली और अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे नॉन कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने पूरा टर्म, 5 साल का टर्म कंप्लीट किया था 1999 से 2004 तक का। 2004 की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ज्यादा रह नहीं गया था, ठीक है। बीजेपी को 138 सीट्स और कांग्रेस को 145 सीट्स, और प्राइम मिनिस्टर बने थे मनमोहन सिंह। हालांकि उस वक्त के प्रबल जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए कैंडिडेट माने जा रहे थे बीजेपी की तरफ से वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, और लेकिन बहुत ही कम गैप था और कांग्रेस फाइनली सरकार बना लेती है। 2009 की बात की जाए तो 118 सीट्स बीजेपी को मिली थी और 206 सीट्स यहाँ पर कांग्रेस को मिली थी। फाइनली मनमोहन सिंह ने अपना टर्म जो है वो कंटिन्यू किया था। मगर 2014 में 2014 में बहुत ही एक लहर दौड़ी, मोदी लहर दौड़ी। अब की बार मोदी सरकार वाला नारा बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और
बीजेपी को अकेले को 282 सीट्स मिली थी और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा कम, सिर्फ 44 सीट्स यहाँ पर, ठीक है। उस लहर की वजह से बीजेपी की सरकार आ गई और एनडीए की सरकार आ गई मेनली, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो अगर अलायंस में नहीं भी होती तो भी बहुमत इनको था। उसके बाद 2019 में और भी ज़्यादा सीटें लेकर 303 सीटें लेकर बीजेपी पावर में वापस से आई और कांग्रेस 52 सीट्स पर ही सिमट करके रह गई थी। तो यानी कि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ पर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मिनिमम पे आ गई है कांग्रेस। मतलब राइट फ्रॉम देयर बिगनिंग, फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू से अब तक का जो वक्त है, कांग्रेस इस वक्त डिक्लाइन पर चल रही है बिल्कुल। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कम सीट्स जो हैं 2014 और 2019 में सबसे ज़्यादा कम सीट्स यहाँ पर कांग्रेस को मिली है। ऐसा कांग्रेस के इतिहास में इतनी कम सीट्स आज तक भी नहीं मिली थी कांग्रेस को। यहाँ पर आप लाइन चार्ट देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस का वोट शेयर जो है 48.1% से करते करते 19.5% हो गया और बीजेपी का 7.4% से चढ़ते चढ़ते यहाँ पर 37.4% हो गया था, है ना। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखता है कि एक टफ कंपटीशन था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और डिफरेंस आप कंपेयर कर सकते हैं कि बीजेपी तो 1984 के बाद चढ़ी और कांग्रेस गिरने लगी, ठीक है। और इसके बाद वोट जो पोल्ड किए गए थे, मतलब कि जो वोट शेयर था कांग्रेस और बीजेपी का 1989 के इलेक्शंस के बाद, ये 50% से भी कम था, ठीक है। और आधी सीट्स जो है एंड डू नॉट एड अप टू मोर देन हाफ द सीट्स इन लोकसभा, तो जो रेस्ट वोट्स और सीट्स थे वो बाकी पार्टीज के थे। सो यहाँ पर आप ये सब देख सकते हैं। आई डोंट थिंक दीज आर मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। लुक एट बोथ द चार्ट्स शोइंग कांग्रेस एंड जनता फैमिली ऑफ पार्टीज विच अमंग पार्टीज एग्जिस्ट टुडे आर नाइदर द पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टीज नोर द पार्ट ऑफ जनता फैमिली ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। The political competition during the 90s is divided between the coalition led by BJP and the coalition led by Congress. Can you list the parties that are not the part of any two of these coalitions? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सर्च करेंगे इस चीज़ को तो आपके दिमाग में ज़्यादा स्टिक करेगा वो चीज़, है ना। तो और बाकी भी अलग से एम्फेसाइज दे पाएंगे जो नहीं भी लिखेंगे और जो आपका कमेंट पढ़ेंगे, ओके। Now let's see the Lok Sabha elections 2004. लोक सभा इलेक्शंस 2004 एक बड़े ही अनूठे इलेक्शंस आप कह सकते हो, क्योंकि कांग्रेस ने अपना एक कोलिजन बना लिया। ऐसी पार्टी जिसके सामने कोई पार्टी दूसरी दिखती नहीं थी आज़ादी के टाइम पर, अब कांग्रेस को काफ़ी सारी पार्टियों के साथ मिलना पड़ा। एनडीए, यहाँ पर दो तरह के कोलिजन बन गए थे। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि जिसका कि लीडर कौन था, बीजेपी, और काफी सारी पार्टीज उसके अंदर थी। कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस उसका किसकी लीडर थी, किस कोलिजन की लीडर थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और उसके साथ काफी सारी यहाँ पर पार्टीज थी। तो ये लोग यानी कि यूपीए ये पावर में आई किसको हरा करके, एनडीए को हरा करके, ठीक है। बीजेपी जिसकी लीडर थी, जिस कोलिजन की तो यहाँ पर उसको हरा करके यूपीए सरकार में आई और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने, ठीक है। और कांग्रेस, ये जो गवर्नमेंट है, जो यूपीए की गवर्नमेंट है, इसको किससे सपोर्ट मिला, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज कौन सी होती है, जो मेनली कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, ठीक है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं ये मेनली जो लेफ्ट विचारधारा की पार्टी है वो है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखते हैं कि 2004 में पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस था जो इलेक्शंस हुए, क्योंकि थोड़ी बहुत सीट्स
1991 से ये अपनी बढ़ा पाए थे, लेकिन अब पूरी तरह से अब कांग्रेस इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी पुराने तरीके से। जैसे पहले तो कांग्रेस ही कांग्रेस दिखती थी और कोई दिखता ही नहीं था, ऐसा अब तक भी नहीं हो पाया और कांग्रेस अपने डिक्लाइन पर आ चुकी है। अब 2004 के इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस रह गया था कांग्रेस और अलाइज में, यानी कि यूपीए में, बीजेपी और अलाइज में यानी कि एनडीए में। तुम्हें पता ही है ना ये चीज़। 4 मेनली ग्रुप्स बन गए थे पार्टीज के। पहला तो यूपीए, ठीक है, जिसमें कांग्रेस और उसके फ्रेंड्स हैं। दूसरा एनडीए, जिसमें बीजेपी और उसके फ्रेंड्स हैं। तीसरा लेफ्ट फ्रंट पार्टीज, जो कि मेनली कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, है ना। और चौथा ऐसी पार्टीज जो ना तो लेफ्ट फ्रंट की पार्टी है, ना बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंट की बात करें तो शिवसेना, अकाली दल, ये लोग पहले एनडीए में थे, ठीक है, अब ये लोग एनडीए से निकल गए। वैसे ही बहुजन समाज पार्टी पहले कांग्रेस में थी, अब वो कांग्रेस से भी निकल गई, सॉरी कांग्रेस में नहीं, यूपीए में थी, जिसमें कांग्रेस भी थी, तो उससे वो निकल गई है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो इनका पार्ट नहीं है। ओके, सो द लास्ट टॉपिक इज ग्रोइंग कंसेंसस। देखो इतना कंपटीशन हो रहा था इस वक्त, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लेकिन कुछ चीज़ों पे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ थी, ठीक है, मतलब कि कोई मतभेद उस चीज़ पे नहीं था, ज़्यादातर पार्टीज एक साथ ही थी। पहले क्या था, अग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो वैसे तो कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ये कह रही थी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं आनी चाहिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 के बाद भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया था। काफ़ी सारे ट्रेड टैरिफ्स, बैरियर्स जो हैं ट्रेड के लिए, बाहर के फॉरेनर्स के ट्रेड के लिए, वो हटा दिए गए थे, ठीक है। तो ज़्यादातर पार्टीज को यही लगता था कि नहीं, इनको हमें रोकना नहीं चाहिए और ये हमारी कंट्री को प्रोस्पेरिटी की तरफ, वेल्थ की तरफ लेकर के जाएगी और हमें एक अच्छी इकोनॉमिक महाशक्ति बनाएगी। यहाँ पर आप एक लोकसभा इलेक्शंस 2004 का इंडियन मैप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ एनडीए आई, कहाँ कहाँ यूपीए आई, कहाँ कहाँ लेफ्ट पार्टीज आई और बाकी अदर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन इज द नेक्स्ट, देखो दूसरी चीज जो थी, दूसरी जो ग्रोइंग कंसेंसस थी, एक मत बन रहा था, वो ये था कि ओबीसीज को सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि उनके कुछ पॉलिटिकल और सोशल क्लेम्स होने चाहिए। उनकी रिजर्वेशन को सभी पार्टी सपोर्ट करती थी, एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी, और ये भी चाह रही थी कि ओबीसीज को एक अच्छा शेयर मिले पावर में। तो मतलब सबने ओबीसीज के रिजर्वेशन और उनके क्लेम्स को मान लिया था, सभी पार्टीज ने। तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं उनका भी रोल एक्सेप्ट होने लग गया था कंट्री की गवर्नेंस में। अब जो स्टेट लेवल की पार्टी है और जो नेशनल लेवल की पार्टी है, इनमें जो डिफरेंस है ये धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि अब स्टेट लेवल पार्टीज भी कई ऐसी थी जो नेशनल लेवल की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती थी। क्योंकि इस वक्त का टाइम ऐसा था कि सभी पार्टीज को ऐसे मिल करके बनानी थी सरकार, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट लेवल की पार्टीज हैं, क्योंकि उनका स्टेट में अच्छा होल्ड होता है, तो इस वजह से वो भी एक अच्छा रोल प्ले करती थी, ज़्यादा सीट्स उनको इन्फ्लुएंस करती थी वहाँ की पॉलिटिक्स में भी, और ना केवल वहाँ की पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में वो इन्फ्लुएंस करती थी। चौथा चीज़ ये है कि आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट को छोड़ करके लोग प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स पे चले गए थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि एक पार्टी कहे तुम्हारी और मेरी आइडियोलॉजी मिलती है इसीलिए हम साथ साथ हैं, ये नहीं देखा जाता था। अब ये देखा जाता था मुझे किस पार्टी से फायदा हो रहा है। अगर मान लो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट को, बीजेपी एक राइट की पार्टी है, लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट आइडियोलॉजी की पार्टी है, अगर उनको साथ आने में फायदा होता है तो वो साथ आ जाती हैं, चाहे उनकी आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्टिंग है, एक दूसरे से बहुत ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब हो रहा था इस वक्त कि अब क्या है कि
प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन ज़्यादा हो चुके थे कि किस तरह से हमें, मतलब ये नहीं देखा जा रहा था कि तुम्हारी और मेरी आइडियोलॉजी मैच करती है तभी हम साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं। एक एक प्रैक्टिकल चीज़ सोची जा रही थी कि किस तरह से पावर ली जा सकती है और कैसे हम लोग उस अग्रीमेंट में रह सकते हैं चाहे हमारी आइडियोलॉजी वैसी ना हो। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जो एनडीए थी उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, जो एनडीए में बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लोगों को, ज़्यादातर पार्टीज को पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग एनडीए में रहे और उन्होंने पूरी गवर्नमेंट निकाली। तो यहाँ सब ये सब चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी ऐसे कई सारे इश्यूज हैं, पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेजेस, लाइवलीहुड, सोशल सिक्योरिटी, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं। पब्लिक मूवमेंट्स होती रहती हैं जो कि गवर्नमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करवाती हैं। इसके अलावा जस्टिस, डेमोक्रेसी के इश्यूज भी, क्लास, कास्ट, जेंडर वगैरह वगैरह, ये भी बढ़ते रहते हैं। फाइनली हमको ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर इंडिया में क्या होगा, लेकिन हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी होगी, मगर इतना ज़रूर है कि ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है इंडिया में रहने वाली है। इसी तरह इलेक्शंस होते रहेंगे, हम लोग अपनी सरकारें चुनते रहेंगे और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी। और फाइनली ये जो हमने जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसी को हम लोग आगे देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे हमारी पॉलिटिक्स में। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 1990 में ये बात चल रही थी कि क्या वीपी सिंह की गवर्नमेंट बचेगी। ऐसे करते करते ये आप चंद्रशेखर राव, गौड़ा, गुजराल, वाजपेयी, इन सब के बारे में यही बात चल रही थी और 2000 तक विल इंडिया सर्वाइव, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सब देख सकते हैं। पार्टी पोजीशन इन 17th लोकसभा अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा बीजेपी को 56% का यहाँ पर आप पाई चार्ट देख सकते हैं कि क्या लोकसभा का क्या शेयर है सभी पार्टीज का, है ना। तो तुम्हें पता है कि 17th लोकसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभरी है ना। तुम यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 10%, द्रविड़ मुनेत्र कझगम का 4%, शिवसेना 3%, जेडीयू 3%, बीजू जनता दल 2%, बहुजन समाज पार्टी 2% और अदर्स 20%। तो हाँ, मतलब कहने का ये है कि इस वक्त का टाइम ऐसा था, अभी जो करंट जो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आफ्टर दैट बाकी पार्टीज, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। और अब अगली वीडियोस में हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे जो सीबीएसई ने ऐड किए हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।